हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट जेनेटिक्स, आनुवंशिक वंशागति तथा मेंडलवाद। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों व आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम जो यूज किया गया वो बेटसन ने किया 1906 में। ये ग्रीक भाषा के शब्द जीन से डेराइव्ड हुआ है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना, टू ग्रो इनटू। आनुवंशिकी के क्षेत्र में पहला सफल जो प्रयास किया और वंशागति के नियमों का जो प्रतिपादन किया, इसका श्रेय ऑस्ट्रिया के पादरी, जो चर्च के अंदर पादरी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 को इसका श्रेय दिया जाता है प्रथम। और इसी कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हालांकि इनसे पहले भी अनेक वैज्ञानिकों ने, जैसे कोलरेटर, गार्डनर, नॉर्डिन आदि ने तंबाकू पर और अन्य पौधों पर प्रयोग किए थे, लेकिन वो किसी सार्थक निष्कर्ष या कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। ग्रेगर जॉन मेंडल एक माली के घर में 22 जुलाई 1822 को हेंजनडोफ के सिलिशिया ग्राम में जन्मे। 1842 में दर्शन शास्त्र में द्विवर्षीय उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा किया। फिर ब्रून नामक शहर में पादरी का पद ग्रहण किया। इसके बाद वो प्राकृतिक विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। इन्होंने उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर 1857 से लेकर 1865 तक महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया और 1866 के अंदर उक्त सोसाइटी की वार्षिकी पत्रिका में पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई। उसने अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम बनाए, जिन्हें मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश मेंडल के इस कार्य पर किसी का ध्यान नहीं गया और सभी उस समय चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत उद विकास के सिद्धांतों के विश्लेषण में व्यस्त थे। मेंडल के ये महत्वपूर्ण सिद्धांत लगभग 35 वर्ष तक वैज्ञानिक जगत से उपेक्षित रहे। उसके बाद सन 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमार्क नामक 3 वैज्ञानिकों ने पृथक पृथक कार्य करते हुए मेंडल के निष्कर्षों पर ये पहुंचे। इस प्रकार इन तीनों वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क ने सन 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज की। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना। उसने मटर में 34 विपर्यासी लक्षणों का चयन कर उनमें से केवल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर आनुवंशिक प्रयोग किए। विपर्यासिक लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे लंबाई का कैरेक्टर, पौधे की लंबाई और पौधे का बोनापन। ठीक है, एक प्रभावी एक अप्रभावी, इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल की सफलता के कारण, रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, आखिर मेंडल की सफलता के पीछे क्या कारण रहे? तो फर्स्ट जो उसका जो कारण हम समझते हैं कि क्या कारण था कि मेंडल
सफल रहा। तो मेंडल की एक तो अध्ययन विधि, स्टडी मेथड उसका, मेंडल ने सबसे पहले पूर्व वैज्ञानिकों की असफलता के कारणों का गंभीर से पता लगाया, उसके बाद में संकरण के प्रयोग किए। उसने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया, इससे भी उसकी सफलता मिली। मेंडल ने सभी प्रयोगों का सही सांख्यिकीय अभिलेख बनाया तथा उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। दूसरा जो बात है कि उसने मटर के पौधे का प्रयोग के लिए चयन किया। मेंडल की सफलता में प्रयोग के लिए मटर के पौधे का जो चयन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय शाक होता है, जीवन चक्र छोटा होता है, पुष्प द्विलिंगी और बड़े होते हैं, पर परागण और विपुंसन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मटर के पौधे की पुष्पीय संरचना स्वनिषेचन के अनुरूप होती है। मटर की विभिन्न किस्मों में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इसे सरलता से उगाया जा सकता है। ठीक, बात करें संकरण तकनीक या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की, तो मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। स्वपरागण को रोकने के लिए उसने मादाजनक पौधे के पुष्पों में से वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पूर्व ही पुंकेसरों को हटा दिया था। इसे विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। पर परागण के लिए मादा जनक के परिपक्व वर्तिकाग्र पर नर जनक के परागकण छिड़के गए। इस प्रकार से उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है उसने भी उसको सफलता दिलाई। अब बात करें हम मेंडल के जो सिद्धांत उसने क्या दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसका सिद्धांत आता है मेंडल का, वो आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के वंशागति का जो नियम है उसमें से फर्स्ट जो नियम आता है वो है प्रभावितता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार, मेंडल के इस नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध पौधे में संकरण किया जाता है तो पहली संतति F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट करती है वह प्रभावी कहलाती है, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता या छिप जाता है वह अप्रभावी होता है। अतः F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो नियम है वो है, हालांकि हम बात करें प्रभावितता के नियम की, फर्स्ट नियम की, तो ये जीवों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनेक हानिकारक जीन अप्रभावी होते हैं, अतः ये जीन प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने हानिकारक प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। मनुष्य में जड़ बुद्धि, मधुमेह, हीमोफीलिया आदि रोगों के जो जीन होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। जो प्रभावी जीनों की उपस्थिति में ये रोग नहीं हो सकता तथा मनुष्य सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम मेंडल के द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विषम युग्मजीय या संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित या कॉन्टामिनेट नहीं होते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय दोनों एलील्स एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग गैमेट्सों में या युग्मकों में पहुंच जाते हैं। अतः प्रत्येक जो युग्मक होता है वो शुद्ध होता है। इसके बाद बात करें इसके महत्व की, पृथक्करण के नियम का महत्व अगर जाने तो मेंडल के बीज संयोजन या पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना को महत्व मिला। प्रत्येक लक्षण का विकास एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। जीन संकल्पना के अनुसार जीन कंसेप्ट को इसके अंदर महत्व दिया गया। पृथक्करण के नियम के अंदर ये जीन कंसेप्ट कहता है कि प्रत्येक जो लक्षण है वह का जो विकास होता है वह एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है।
प्रत्येक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन कणीय रूप में पाए जाते हैं, इस कारण जीन के युग्म विकल्पी एक ही कोशिका में रहते हुए भी सम्मिश्रित या आपस में सम्मिश्रित नहीं होते। ठीक है, मिक्सर नहीं होता उनका। एक जीन के युग्म विकल्पी पृथक होकर संकर पादप के अलग अलग युग्मक या गेमेट्स में जाते हैं। जीन वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। इसी प्रकार तीसरा नियम आता है, इसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार युग्म विकल्पियों के प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल पृथक होते हैं अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। अर्थात जब एक से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का साथ साथ अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के जीन अन्य विपर्यासी लक्षणों के जीनों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। मतलब जो विपर्यासी लक्षणों के जो एलील्स होते हैं, ठीक है, जो जीन होते हैं वो दूसरे विपर्यासी लक्षणों के जीनों से प्रभावित नहीं होते, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व तो बनाए रखते हैं और स्वतंत्र रूप से ही वो अपव्यूहन करते हैं, असॉर्टमेंट करते हैं। ठीक है, पृथक होते हैं। ये हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के नियमों का क्या महत्व है? मेंडल के नियमों की सन 1990 में पुनर्खोज के पश्चात प्रजनन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में इनका उपयोग किया जा रहा है। संकरण प्रयोगों के लिए इन नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मेंडल के नियमों के ज्ञान से संकर या हाइब्रिड संतति में उत्पन्न होने वाले नए संयोग तथा उनकी आवृत्ति के बारे में पहले से ज्ञान हो जाता है, जो पादप और प्राणी वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकरण की विधि से 2 विभिन्न वंशों के अच्छे लक्षणों के साथ साथ एक ही वंश में लाया जा सकता है उनको, तथा अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा उच्च उत्पादन वाली फसली पौधों तथा फलदार वृक्षों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। इसी प्रकार संकरण के द्वारा गाय, भैंस, बकरी तथा मुर्गी की अच्छी नस्लें विकसित की जा सकती हैं। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है सुजननिकी या यूजेनिक्स, वह मेंडल के नियमों पर आधारित है, जिसके द्वारा मानव जाति में सुधार ताकि आनुवांशिक रोगों का प्रसार कम हो। यह पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि मेंडल के नियमों पर आधारित है। मेंडल के वंशानुगति अध्ययन हरित क्रांति का कारण है। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें भी मेंडल के जो वंशानुगतिक जो नियम है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव जाति सुधार, फसल पौधों के सुधार में मेंडल के नियमों का एक महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे भविष्य की पीढ़ियां कैसी होगी, किस लक्षण की होगी, कौन कौन से लक्षण उनमें प्रकट हो सकते हैं, कौन से लक्षण प्रकट नहीं हो सकते, इन सब का एक अनुमान हमें मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनके द्वारा हमें लगता है। मेंडल ने जो 3 नियम दिए हैं वह आनुवंशिकता का आधार हैं। ठीक है।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में